हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको दुनिया में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार चोरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इन चोरियों में अमेरिका की सबसे महंगी और सबसे लग्जरी गाड़ियों को चोरी किया गया। ये चोरियां इतने बड़े पैमाने पर की गईं कि इनमें चोरी की हुई गाड़ियों की कीमत 75 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग 60 करोड़ बनती है। इस पूरी चोरी में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पूरी चोरी करने वाले गिरोह में जितने भी लोग चोरियों को अंजाम दे रहे थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस सालों तक उस मास्टरमाइंड शख्स को ढूंढती रही और वो अमेरिका से लग्जरी गाड़ियां चुराकर उन्हें चाइना में बेचता रहा। तो आखिर कौन था ये शख्स? कैसे इसने बिना सामने आए एक पूरे गिरोह से इन चोरियों को करवाया? कैसे इसने चोरी हुई गाड़ियों को एक देश से दूसरे देश भेजा और कैसे ये पुलिस के हाथ लगा? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े और लग्जूरियस शहरों में आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के ज़्यादातर अमीर इस शहर में रहते हैं, जिनके पास लग्जूरियस मैंशंस और लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। अकेले न्यूयॉर्क में ही पूरे अमेरिका की सबसे ज़्यादा लग्जूरियस और महंगी गाड़ियाँ हैं, और यही वो वजह थी कि चोरों ने न्यूयॉर्क को अपनी चोरियों के लिए चुना। और फिर आता है सन 1999। ये वो साल था जब अचानक न्यूयॉर्क में एक महीने के अंदर ही 48 लग्जरी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, और वो गाड़ियाँ ऐसे गायब हुई कि किसी को पता ही नहीं चला कि गाड़ियाँ आखिर गई कहाँ। उन चोरों ने बेहद सफाई से इन चोरियों को अंजाम दिया था। वो गाड़ियों के दरवाजे खोलकर गाड़ी में बैठते, कार स्टार्ट करते और गाड़ी लेकर फरार हो जाते। वो चोर इन गाड़ियों को मॉल और पार्किंग एरिया से चुराते थे। मगर ये सब इतनी आसानी से कैसे होता था? कैसे ये चोर बस गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करते और लेकर गायब हो जाते? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि चोरी के बाद ये गाड़ियां ऐसे गायब हुई कि पुलिस के हाथ एक भी गाड़ी नहीं लगी। और तहकीकात के दौरान जो सवाल उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो ये था कि आखिर चोर इन गाड़ियों के साथ करते क्या हैं और वो इन गाड़ियों को कहाँ लेकर जाते हैं। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि इन चोरी की गाड़ियों को अमेरिका के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, और इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन पोर्ट है। तब पुलिस और कार थेफ्ट डिपार्टमेंट अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए ब्रुकलिन पोर्ट पहुंचकर छानबीन करते हैं, मगर वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तब पुलिस को लगने लगता है कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है, जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन चोरियों को अंजाम दे रहा है। पर सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि ये चोरियां करवाने वाला शख्स ना तो अमेरिकन था और ना ही अमेरिका का रहने वाला। इस शख्स का नाम था मिन जिंग यांग, जो कि चाइनीज आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था। और इसने अकेले एक ऐसा गिरोह बनाया जिसने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी कार चोरी को अंजाम दिया। मिन जिंग यांग को चाइनीज आर्मी से सन 1990 में निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो चाइना के शहर शंघाई चला गया। चाइना का सबसे अमीर शहर होने की वजह से शंघाई में लग्जरी कार्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, मगर इस तरह की गाड़ियां शंघाई में आसानी से नहीं मिलती थी। और यहीं पर यांग को वो मौका दिखाई देता है जिसने उसे दुनिया का सबसे शातिर और अमीर चोर बना दिया। अब यंग शंघाई के क्रिमिनल गैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, और तब उसकी मुलाकात शंघाई के एक बहुत बड़े गैंग लीडर से होती है, जिसके सामने वो एक बिजनेस डील रखता है। यंग गैंग लीडर से कहता है कि वो आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुका है और उसे स्मगलिंग करने का और उसमें पकड़े जाने से बचने का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। वो गैंग लीडर को इस बात के लिए मना लेता है कि वो उसे चाइना के बाहर से चोरी की गाड़ियां लाकर देगा, और उससे वो गाड़ियां चाइना में अपने नेटवर्क के जरिए बेचनी होंगी। गैंग लीडर यांग की इस बिजनेस डील को मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि चाइना में इस तरह की कार्स की बहुत अच्छी डिमांड है और वो इस डील में बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो चोरी की लग्जरी गाड़ियों को $1 लाख में खरीदता और उसे शंघाई में $2 लाख में बेच देता, जिसमें उसे 2 गुना फायदा हो रहा था। यांग और गैंग लीडर के बीच ये डील 60-40 के रेशियो में तय हुई, और साथ ही साथ गैंग लीडर ने यांग को $5 लाख भी दिए अपनी गैंग बनाने के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अकेले न्यूयॉर्क में ही पूरे अमेरिका की सबसे ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं, और इसीलिए यांग न्यूयॉर्क को चुनता है अपनी चोरियों को अंजाम देने के लिए। यांग वो $5 लाख लेकर अमेरिका पहुंचता है, जहां वो अपना नाम यांग से बदलकर कैनी रख लेता है। यांग जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा था वो ये थी कि उसे अमेरिकन सोसाइटी और वहाँ के लोगों में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाना था, और इसीलिए इतने सारे पैसे होने के बाद भी वो एक बहुत आम जिंदगी बसर करने लगता है, जिससे लोगों को ये लगे कि वो एक बहुत आम इंसान है। यांग शुरुआत से ही अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था, जो उसका राइट हैंड था और उसकी हर काम में मदद किया करता था, जिसका नाम था पॉय चाओ। अब यांग और पॉय चाओ के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि उन्हें एक ऐसी जगह का इंतज़ाम करना था जो पुलिस की नज़रों से दूर हो और वो लोग चोरी की गाड़ियों को वहाँ पर रख सकें,
जब तक उन्हें चाइना एक्सपोर्ट ना किया जाए। वो दोनों वेयरहाउस को ऐसी जगह ढूंढना शुरू करते हैं जो बिल्कुल शांत हो और जहां आसपास कोई क्राइम ना होता हो। क्योंकि न्यूयॉर्क में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें ऐसी जगह ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मगर कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें वैसी जगह मिल जाती है जिसकी वो तलाश में थे। वेयरहाउस मिलने के बाद यंग वहाँ पर एक बेनाम कंपनी खोलता है ताकि कभी पुलिस वहाँ तक पहुँच भी जाए तो उस तक ना पहुँच सके। अब यंग को ज़रूरत थी भरोसेमंद लोगों की जिनके साथ वो अपनी गैंग बना सके, और तब वो चाइनीज़ लोगों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू करता है। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ये चीनी लोग उसे कभी धोखा नहीं देंगे और हमेशा उसके वफादार बनकर रहेंगे। गैंग बनाने के बाद सबसे पहला काम जो यंग ने किया वो ये था कि उसने वेयरहाउस के आगे वाले हिस्से को पूरी तरह खाने के कार्टन से भर दिया, ताकि जो भी उनके वेयरहाउस को देखे उसे देखने में ऐसा लगे जैसे ये वेयरहाउस किसी फूड कंपनी का है। फूड कार्टन रखने के बाद उन्होंने पूरे वेयरहाउस के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाने की वजह ये थी कि वो बाहर आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रख सकें। अब यांग और उसकी गैंग पूरी तरह तैयार थे अपनी पहली चोरी को अंजाम देने के लिए। क्योंकि यांग को चोरी करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो अपना नाम किसी भी तरह के क्राइम से जोड़ना नहीं चाहता था, तब वो फैसला करता है कि वो एक ऐसे शख्स को हायर करेगा जिसे चोरी करने का एक्सपीरियंस हो और वो उसके लिए चोरियां भी करे। और इसीलिए वो कई कार गराज के चक्कर लगाता है, जहाँ कुछ दिनों बाद उसे वो शख्स मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। इस शख्स का नाम था डीन। डीन को कार मैकेनिक के साथ साथ गाड़ियां चुराने में भी महारत हासिल थी। यंग डीन से कहता है कि उसे यंग के लिए कार चोरियों को अंजाम देना होगा, फिर चाहे वो खुद कार चोरी करे या किसी से कराए, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी उसकी ही होगी, जिसका यंग से कोई लेना देना नहीं होगा। डीन जो कि एक प्रोफेशनल चोर था, इसलिए उसकी जान पहचान और भी कई चोरों से थी, जिनमें से एक था मारियो लोपेस, जो डीन का बहुत अच्छा दोस्त और एक माहिर चोर भी था। यांग ने डीन को ये चोरी का ऑपरेशन सौंप कर खुद को उससे बिल्कुल अलग कर लिया। अब डीन जिससे भी इन चोरियों को करवाता, उन्हें यही लगता कि उनका बॉस डीन है, और ये बात पूरे गैंग में किसी को भी पता नहीं होती कि असली मास्टरमाइंड यांग है। अब डीन अपने दोस्त मारियो लोपेस के साथ मिलकर एक पूरा गैंग बनाता है। मारियो वही शख्स था जिसने इन चोरियों को आसान बनाने का रास्ता बनाया था, और जिसकी वजह से सभी चोर बहुत आसानी से गाड़ियों को चुरा पाते थे। क्योंकि लग्जरी कार्स का लॉक तोड़कर अंदर जाने से उनका कंप्यूटर लॉक हो जाता और फिर इंजन स्टार्ट नहीं होता, इसलिए मारियो पहले कार के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर चला जाता और फिर अपने लैपटॉप को कार सिक्योरिटी कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसे रीप्रोग्राम कर देता था। मारियो इस पूरे काम में इतना माहिर था कि वो इसे महज 1 मिनट के अंदर ही कर देता था, और अब इस लग्जरी कार के इंजन को किसी भी चाबी से स्टार्ट किया जा सकता था। सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल होते ही मारियो के गैंग का चोर उस गाड़ी में जाकर बैठता, चाबी लगाता और गाड़ी स्टार्ट करके फरार हो जाता। और इस तरह यांग ने दो गैंग बना लिए थे। एक गैंग जो उसके लिए वेयरहाउस में काम करता था, और दूसरा गैंग जिसमें चोर मारियो के लिए काम करते थे। मारियो डीन के लिए और डीन गैंग के लिए। मगर चोरों से लेकर मारियो तक कोई नहीं जानता था कि असली मास्टरमाइंड यांग है। कार चुराने के बाद वो चोर गाड़ी को लेकर ऐसी पार्किंग लॉट्स में जाते जहां पहले से ही लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती थी। ऐसा करने के पीछे दो वजह थी। पहली ये कि पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी होने की वजह से किसी को शक नहीं होता था कि गाड़ी चोरी की है, और दूसरी वजह ये थी कि गाड़ी अगर 2 दिन तक उसी पार्किंग लॉट में खड़ी रहती तो इसका मतलब ये था कि पुलिस उस गाड़ी को नहीं ढूंढ रही है। 2 दिन गुजर जाने के बाद चोर फिर से उस पार्किंग लॉट में जाते और कार को वहां से लेकर निकल जाते और वेयरहाउस से कुछ दूरी पर ले जाकर पार्क कर देते। कार को वेयरहाउस से दूर पार्क करने की और डायरेक्ट वेयरहाउस में ना ले जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यंग ये नहीं चाहता था कि किसी भी चोर को उसके वेयरहाउस के बारे में पता चले। सिर्फ एक डीन ही था जो उसके वेयरहाउस के बारे में जानता था, और इसीलिए चोर जब कार को पार्क कर कर चले जाते, डीन वहां जाकर कार में बैठता और उसे वेयरहाउस ले आता। मगर यंग बहुत चालाक था। वो कार को वेयरहाउस में अंदर लेने से पहले डीन से ये कहता कि वो कार को थोड़ी देर वेयरहाउस के आसपास चलाता रहे और खुद बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से देखता रहता कि कोई आदमी या पुलिस उस कार का पीछा तो नहीं कर रहा। और जैसे ही उसे इस बात का यकीन हो जाता कि सब कुछ बिल्कुल सही है, वो डीन को कार अंदर लाने का सिग्नल दे देता। कार वेयरहाउस के अंदर आते ही यंग के चाइनीज गैंग के हाथों में सौंप दी जाती, जिनका काम था पूरी कार को अंदर से बाहर तक चेक करना और उसमें जो भी कमी हो उसे सही करना। यंग ने वेयरहाउस के अंदर एक पूरा गैराज बना रखा था, जहां चोरी की हुई गाड़ियों के लॉक रिपेयर किए जाते, उनकी नई चाबियां बनाई जाती, उनके कंप्यूटर सिस्टम को रीप्रोग्राम किया जाता और उन गाड़ियों को बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाकर चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता। गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए यंग कंटेनर्स का इस्तेमाल किया करता था। वो गाड़ियों को कंटेनर्स में लोड करके उनका वजन करता और उस कंटेनर के नाम नकली बिल बनाता, जिसमें ये लिखा होता कि कंटेनर में फूड आइटम्स हैं,
और जो वज़न कंटेनर का होता वही वज़न उस बिल पर लिख देता, जिससे दोनों का वज़न मैच हो जाता। यैंग ये काम इतनी चालाकी और सफाई से कर रहा था कि किसी को भी शक नहीं होता कि इन कंटेनर्स में चोरी की हुई लग्जरी कार्स हैं। यैंग ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि पुलिस इन चोरियों के बढ़ने की वजह से पोर्ट्स और कंटेनर्स की छानबीन में लगी हुई है, और इसीलिए यैंग अपनी गैंग को ये ऑर्डर देता है कि वो कंटेनर्स को दूसरे शहर के शिपिंग पोर्ट से एक्सपोर्ट करें। वो लोग कंटेनर को पहले न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी ले जाते और वहाँ से कंटेनर को ट्रेन में लोड करके कैलिफोर्निया लाया जाता। कैलिफोर्निया से कंटेनर एक्सपोर्ट करने के पीछे दो वजह थी। पहली ये कि वो न्यूयॉर्क शहर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस की पहुंच से बाहर थे। दूसरी ये कि अमेरिका का वेस्ट साइड होने की वजह से कैलिफोर्निया के पोर्ट्स चाइना से करीब थे। यंग ने उस पोर्ट के एक बड़े ऑफिसर को भी रिश्वत खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था, और इसी वजह से उसने इन कंटेनर्स को एक्सपोर्ट करने का वो तरीका निकाला जो ना किसी ने सुना और ना किसी ने सोचा। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इन कंटेनर्स को यहाँ से शिप में लोड करके सीधे चाइना भेज दिया जाता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ये कंटेनर्स पहले दूसरे शिप में लोड किए जाते जो किसी और देश जा रहे होते थे, और फिर बीच रास्ते में उन कंटेनर्स को शिप रोककर उन शिप्स में लोड किया जाता जो चाइना जा रहे होते। यांग ने पोर्ट के बड़े ऑफिसर को रिश्वत खिलाकर अपने लिए काम बहुत आसान कर लिया था, जिसकी वजह से कोई भी यांग से ये सवाल नहीं करता कि इन कंटेनर्स में क्या है, और वो कंटेनर्स आसानी से चाइना पहुंच जाते। और इसी तरह यांग ने 5 सालों में हजारों गाड़ियां चोरी की, मगर ना तो पुलिस के हाथ यांग लगा और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत। क्योंकि इन लग्जरी कार्स की डिमांड चाइना में बढ़ती ही जा रही थी, और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए यांग ये फैसला करता है कि अब वो कार शोरूम्स को टारगेट करेगा, जहां वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कार्स चुरा सके। और इसीलिए वो डीन को बुलाकर कहता है कि वो अपने गैंग को कार शोरूम्स में गाड़ियां चुराने के काम पर लगा दे। और यहाँ भी डीन का साथी मारियो इन चोरियों को बहुत सफाई से अंजाम देता है। मारियो पहले कार शोरूम में कस्टमर बनकर जाता है और वहाँ कार की टेस्ट ड्राइव देने की बात करता है। बातचीत के दौरान उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जहाँ से मैनेजर कार की चाबी निकाल रहा था, और जिसमें बाकी गाड़ियों की चाबियां भी टंगी थी। मारियो वहाँ ये भी देखता है कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ पर लगे हैं, और फिर वहाँ से वापस चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद आधी रात को मारियो दोबारा उस कार शोरूम के बाहर पहुँचता है और शोरूम के दरवाजे का लॉक तोड़कर सीधा मैनेजर के ऑफिस के अंदर पहुँचता है, जहाँ वो बॉक्स था जिसमें कार की चाबियां थी। इसी दौरान उसके गैंग के लोग बाहर उसके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मारियो बॉक्स खोलकर चाबियां निकालता है और उन्हें सिग्नल देता है, वो सभी लोग शोरूम के अंदर घुसते हैं और मारियो से चाबी लेकर गाड़ियों में बैठकर अलग अलग डायरेक्शन में फरार हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी चोरी को महज 3 मिनट के अंदर अंजाम दिया गया, और जब तक अलार्म बजा और पुलिस को खबर पहुंची, मारियो अपने गैंग के साथ गाड़ियां लेकर फरार हो चुका था। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका ये पूरा चोरी का खेल पकड़ा गया। वो लोग जो गाड़ियां चुरा कर भागे थे वो कुल 7 लग्जरी गाड़ियां थी, जिनमें से एक गाड़ी का उसी रात एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और तहकीकात करती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी चोरी की है, और वो फौरन उस गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। थोड़ी सख्ती दिखाने पर वो चोर अपने गैंग के सभी लोगों का नाम पुलिस को बता देता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि डीन और मारियो नाम के दो शख्स इस गैंग को चलाते हैं। डीन के बारे में पता चलते ही पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है, और कुछ ही दिनों बाद डीन पुलिस को यंग के वेयरहाउस के पास दिखाई देता है। अब पुलिस वेयरहाउस से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी से डीन और वेयरहाउस पर नज़र रखना शुरू कर देती है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वेयरहाउस के अंदर क्या हो रहा है। मगर पुलिस इस बात से बेखबर थी कि यंग का साथी पॉय चाओ बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन पर नज़र रखे हुए था, और उसे जैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि बाहर खड़ी गाड़ी पुलिस की है और वो वेयरहाउस पर नज़र रखे हुए हैं, वो फौरन इसकी खबर यंग को देता है। हालांकि ये वो समय था जब वेयरहाउस के अंदर कोई भी चोरी की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियां चाइना भेजी जा चुकी थी। मगर फिर भी वेयरहाउस के अंदर गैराज होने की वजह से वहां चोरी की हुई गाड़ियों के पार्ट्स और उन्हें रिपेयर करने के सारे टूल्स मौजूद थे, और यंग को किसी भी तरह ये सारा सामान वहां से हटाना था। और चूंकि पुलिस उसके वेयरहाउस पर नज़र रखे हुए थी, इसलिए वो एक ट्रक लाता है और उसमें गैराज का सारा सामान लोड करता है। साथ ही साथ वो ट्रक के आगे के हिस्से में फूड कार्टन्स लोड करता है, जिससे चेकिंग में वो पकड़ा ना जाए। और इस तरह वो पुलिस की नज़रों के सामने सारा सामान ट्रक में लोड करके निकल जाता है, जो वहाँ सबूत के इंतजार में खड़ी थी। अगली सुबह पुलिस जब वेयरहाउस पर नज़र रखने पहुंचती है, तब वो एक बात नोट करती है कि सुबह से ना तो कोई वेयरहाउस के अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है, और तब वो फैसला करते हैं कि अब वो वेयरहाउस में रेड करेंगे। वेयरहाउस के अंदर जाते ही उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है, क्योंकि वेयरहाउस पूरी तरह खाली था
और पुलिस समझ चुकी थी कि चोर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर भाग चुके हैं। डीन ही वो शख्स था जिसके ज़रिए पुलिस इस पूरे गैंग को पकड़ सकती थी, मगर अब वो भी पुलिस की पहुंच से बाहर था और तब पुलिस दोबारा उसे ढूंढना शुरू कर दी है। अभी 10 दिन गुजरे ही थे कि डीन दोबारा पुलिस को दिख जाता है और तब पुलिस बजाय उसे गिरफ्तार करने के उस पर फिर से नज़र रखना शुरू करती है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो डीन के साथ उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करें। डीन पर नज़र रखने के दौरान पुलिस कोर्ट से उसके फ़ोन कॉल्स ट्रैक करने की परमिशन भी ले लेती है। कॉल ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को बार बार एक ही सवाल सुनने को मिल रहा था, क्या पुलिस वाले अब भी नज़र रखे हुए हैं या पुलिस की छानबीन अब भी चल रही है, जिस पर डीन का जवाब होता कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस को लगता है कि कॉल की दूसरी तरफ डीन के पार्टनर्स हैं जो उससे सवाल पूछ रहे हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि वो पार्टनर नहीं बल्कि यंग है जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड है। और फिर कुछ दिनों बाद डीन के पास कॉल्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये चोरियां भी रुक जाती हैं। मगर पुलिस ने डीन के नंबर को सर्विलेंस पर लगाए रखा इस उम्मीद में कि शायद कभी उनके हाथ कोई सुराग लगेगा। और आखिरकार 6 महीने बाद डीन के फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ जो शख्स था वो अपना नाम कैनी बताता है और कहता है आई एम बैक। कैनी वही नाम है जो यंग ने अमेरिका में आकर अपने नाम से बदल कर रखा था। कैनी फ़ोन पर डीन से कहता है कि उसके पास 260 का ऑर्डर है, मगर फ़ोन पर वो ये नहीं बताता कि 260 क्या। कैनी डीन से कोड वर्ड में बात कर रहा था क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा था कि डीन के फ़ोन कॉल्स ट्रैक हो रहे हैं। ये कॉल सुनने के बाद पुलिस को शक होने लगता है कि यही आदमी इस गैंग का लीडर है और दोबारा अपनी चोरियों की शुरुआत करने वाला है। यंग अब हर फ़ोन कॉल्स पर कैनी बनकर कोड लैंग्वेज में बात करता और उसके बाद सिम और मोबाइल दोनों फेंक देता, जिसकी वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान डीन ने भी अपना मोबाइल और सिम बदल दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। तब पुलिस उनसे 2 कदम आगे चलते हुए डीन के घर वालों के फ़ोन सर्विलेंस पर लगा देती है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि डीन अपने घर पर फ़ोन ज़रूर करेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। डीन अपनी वाइफ को कॉल करता है और तभी पुलिस डीन के नए नंबर को ट्रेस कर उस पर भी सर्विलेंस लगा देती है। और इस तरह डीन ने जिससे भी बात करी उन सब के नंबर अब कॉल ट्रैकिंग पर थे, जिनमें से एक पॉय चाओ भी था जो यंग का राइट हैंड था। पॉय चाओ फ़ोन पर बातचीत करने में उतना चौकन्ना नहीं रहता था और इसी वजह से वो अक्सर फ़ोन पर अपने लंच और डिनर प्लान्स भी गैंग के लोगों के साथ डिस्कस किया करता था कि वो आज कहाँ लंच या डिनर करेगा। और पॉय चाओ की यही गलती उनके पकड़े जाने का कारण बनी। इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस उस रेस्टोरेंट में एक चाइनीज़ जासूस भेजती है जहाँ यंग और पॉय चाओ खाना खाने जाते थे। वो चाइनीज़ जासूस यंग और पॉय चाओ को ये बात करते हुए सुन लेता है कि वो अपना नया वेयरहाउस कहाँ लेने वाले हैं और ये खबर मिलते ही पुलिस उस नए वेयरहाउस पर नज़र रखने की तैयारी शुरू कर देती है। मगर इस बार पहले वाली गलती ना दोहराते हुए पुलिस ने नज़र रखने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था और वेयरहाउस के आसपास की बिल्डिंग्स पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। पुलिस इस बात का खास ध्यान रख रही थी कि वेयरहाउस के आसपास कोई भी पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ना करे और वो लोग बस सीसीटीवी कैमरास के जरिए यंग के वेयरहाउस पर नज़र रख सकें। यंग इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस उसके नए वेयरहाउस के बारे में जान चुकी है और उस पर नज़र रखे हुए है और इस बार वो अपनी चोरियों को और नए तरीकों से अंजाम देने का फैसला करता है। इस बार यंग डीन से कहता है कि अब वो लोग गाड़ियों को पार्किंग लॉट से चुराएंगे और हर बार की तरह डीन का साथी मारियो इस चोरी में सबसे अहम किरदार निभाता है। मारियो इस बार पार्किंग लॉट के गार्ड से कहता है कि वो इन पार्किंग लॉट से गाड़ियां चुराएगा और वो उसे हर गाड़ी के बदले $500 देगा। ये रकम गार्ड के लिए बहुत बड़ी थी और वो बहुत आसानी से इसके लिए राजी हो जाता है। अब मारियो ने अपने गैंग के साथ पार्किंग लॉट से गाड़ियां चुराई और उसके बाद वो लोग गार्ड के हाथ पैर बांधकर उसे वहीं जमीन पर छोड़ गए, जिससे किसी को ये न लगे कि गार्ड उनके साथ मिला हुआ है। मगर इस बार गाड़ी चुराने के बाद जल्दी जल्दी में उनसे एक रूल टूट जाता है जो उन्हें फॉलो करना होता था, और वो ये था कि चोरी के बाद गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में 2 दिन के लिए छोड़ना, जिससे ये पता चल सके कि उस गाड़ी को कोई ढूंढ तो नहीं रहा। मारियो इस बार अपने गैंग के साथ चोरी की हुई गाड़ियों को लेकर सीधा वेयरहाउस पहुंच जाता है और इत्तेफाक से उनमें से गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। उस गाड़ी का मालिक एक लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाता है और साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकर से मिली लोकेशन भी पुलिस को देता है। वहाँ का एक लोकल पुलिस ऑफिसर उस जीपीएस लोकेशन की मदद से यंग के वेयरहाउस के बाहर पहुँचता है और वेयरहाउस को बाहर से देखने लगता है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस पहले से ही इस वेयरहाउस पर नज़र रखे हुए है और यहाँ चोरी की हुई गाड़ियों को लाया जाता है। उधर जो पुलिस पहले से ही इन चोरों और वेयरहाउस पर नज़र रखे हुए थी, उन्हें ये लगने लगता है कि इस लोकल पुलिस वाले की वजह से उनका प्लान चौपट ना हो जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पॉय चाओ अंदर सीसीटीवी कैमरा से बाहर उस लोकल पुलिस वाले को घूमते हुए देख लेता है
और वो पुलिस वाला जैसे ही वेयरहाउस के अंदर जाने लगता है, कुछ चोर अंदर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उधर पुलिस जैसे ही चोरों को भागते देखती है, वो उसी वक्त उन चोरों और उनके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। और इस बार इन चोरियों का मास्टरमाइंड यंग भी उनके हाथ लग चुका था। चूंकि यंग ने कभी कोई गाड़ी खुद नहीं चुराई थी, इसलिए कोर्ट उसे सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाता है। बावजूद इसके कि उसने पिछले 10 सालों में जो चोरियां कराई, उससे उसने $75 मिलियन कमाए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस के हाथ इन चोरियों से कमाए हुए पैसों में से $1 भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि यंग ने सारे पैसे चाइना ट्रांसफ़र कर दिए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।